दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो है वो आपका जो आज टॉपिक होगा वो है सिविल प्रोसीजर कोड। अभी तक आपने और हमारी वीडियो देखी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज से हम नई वीडियो चालू करते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, बड़ा गंभीर विषय है ये, कोई सिंपल माजरा नहीं है। तो इस पर हम सिविल प्रोसीजर कोड पर अब जो है डिस्कस करेंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर हमारा 1 होगा और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 206 होगा। सबसे पहले हम ये समझ लें कि क्रिमिनल वाद क्या होता है। सिविल वाद से तो बाद में बात निपटेंगे, पहले क्रिमिनल वाद को समझो। फौजदारी के मुकदमे में जब हम काम करते हैं तो फौजदारी का मुकदमा में सारा का सारा काम पुलिस करके लाती है। एफआईआर होने से लेके और चार्जशीट दाखिल करने तक का काम करके लाती है। और आप जब उसमें जाते हो, खड़े होते हो, तो ना तो आपसे कुछ पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है क्या आपके खिलाफ अपराध बनता है या नहीं। आप उसे मना करते हो, क्लेम ट्रायल होता है और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है या जेल में डाल दिया जाता है आपको। आपसे मतलब मेरा मुलजिम से है। उसके बाद या तो उसे बरी कर देते हैं या सजा कर देते हैं। बरी सजा कर देते हैं, वो अपील में चला जाता है। ये प्रोसीजर। लेकिन सिविल प्रोसीजर में क्या है, उसमें अवसर दिया जाता है मनुष्य को अपनी राइट्स को एस्टेब्लिश करने का और दूसरे के राइट्स को डिनाइल करने का मौका दिया जाता है। और शांति से और आराम से दिया जाता है, जल्दबाजी नहीं होती और कोई डिटेंशन नहीं किया। यहीं से ये स्टार्ट होता है हमारा आज का सीपीसी का टॉपिक। इसमें क्या होता है सीपीसी में, इसमें सारी की सारी कार्रवाई हमें ही करनी है। जो कार्य आपराधिक मुकदमे में पुलिस करके लाती थी चार्जशीट का बनाने का, वो सारा का सारा हमें यहां करना पड़ता है। जब हमें करना पड़ता है तो आधी सीआरपीसी तो पुलिस पूरी करके ले आती थी, तो हमें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहां हमें पूरी करनी है, आरोप पत्र हमें दाखिल करना है। यहां सिविल में हमें आरोप पत्र बनाना है, अर्थात वाद पत्र बनाना है। और वाद पत्र बनाने के लिए हम करते हैं। तो आइए चलिए मैं पहले आपको ये बताता हूं, विधि की बात तो बाद में होगी। एक सिविल वाद में क्या क्या स्टेजेस होती है, ऑर्डर क्या है, नियम क्या है, सेक्शंस क्या है, ये तो बाद की बातें हैं, पढ़ाएंगे, लेक्चर चलेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि क्या क्या स्टेजेस है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम करने क्या जा रहे हैं। हमें पता तो लगे, ये तो पता ही नहीं हमें। दीवानी मुकदमे में इस बात का डिसीजन होता है मेरे राइट्स का। फौजदारी मुकदमे में मेरे शरीर के साथ किए गए अपराधों का निस्तारण होता है। अगर कोई मेरे शरीर के साथ कोई अपराध करता है तो निस्तारण होता है। सिविल मामलों में यदि मेरे किसी अधिकारों का हनन होता है तो ये डिसीजन होता है। लेकिन कुछ मामले सिविल भी होते हैं, कुछ क्वासी सिविल होते हैं, कुछ क्वासी क्रिमिनल होते हैं। ये सब एक्सपीरियंस से बातें आएंगी समझ में। तो यहां जब कुछ हमारे अधिकारों का हनन होता है
तब हम सिविल रेमेडी के लिए भागते हैं, जहां हमारे फंडामेंटल शारीरिक राइट्स का हनन होता है, तो हम क्रिमिनल कोर्ट की तरफ भागते हैं। तो ये दोनों न्यायालय एक ही जगह होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। इसकी तीसरी ब्रांच है टैक्सेशन, और एक चौथी और ब्रांच है जिसको कहते हैं सर्विस ट्रिब्यूनल्स। एक और भी ब्रांच है इसकी जिसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू की रिकॉर्ड्स। तो न्यायालय सिर्फ यही नहीं जिनमें आप काम करते हो, फौजदारी की और सिविल की, और भी बहुत सारे न्यायालय। जरा सा उसको समझने से पहले मैं आपको दो बातें क्लियर कर देना चाहूंगा, वो ज्यादा उचित समझता हूं। एक होती है मौलिक विधि और एक होती है प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि, या जिसको हम कह सकते हैं सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा कह सकते हैं सारभूत विधि। जहां हमारे अधिकार और कर्तव्य को परिभाषित किया जाता है और उसकी विवेचना की जाती है, वो विधि मौलिक विधि कहलाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पुरानी भाषा में इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट। ये क्या है? मौलिक विधि हैं जो हमारे अधिकार, कर्तव्य को परिभाषित करती हैं। लेकिन अब इस विधि को न्यायालय में कैसे यूज किया जाए, इसको एक्सप्लेन करता है प्रोसीजरल लॉ। इसको बताता है प्रोसीजरल लॉ, हाउ टू एनफोर्स दीज सब्सटेंटिव लॉज इन कोर्ट। तो प्रोसीजर के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि वो प्रोसीजरल नियम नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। उसमें से आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको पहले कहते थे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दो ही कोड है, और एक है सिविल प्रोसीजर कोड जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रिमिनल की क्या विधि है लागू करी जाएगी, कोर्टों के अंदर किस तरीके से न्याय निर्णय किया जाएगा, वो बताता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आजकल उसे कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, पहले कहते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कहलाती है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, या सिविल प्रक्रिया संहिता। तो इस विधि, ये प्रोसीजरल विधि है, ये हमें बताती है कि न्यायपालिका में प्रक्रियाएं कैसे की जाएंगी, कार्यवाहियों को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, अंजाम कैसे दिया जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी, तरीका क्या होगा। इसके पीछे प्रोसीजर लगा हुआ, इसका मतलब कार्यवाहियां कैसे की जाएंगी। मैं समझता हूं इतनी बात आपकी समझ में आ गई। जब हम ये समझ लिया तो हम आते हैं अगले चैप्टर पर जो हमने लिख रखा है। हम अपने लिखने से फायदा ये होता कि दिक्कत नहीं होती, पॉइंट बताना होता आपको बस। हमारे किसी ने पैसे मार लिए, हमने उसे 10,000 रुपए दिए थे, उसने हमारे नहीं दिए। तो हमारे पास क्या तरीका है भाई? अब मैं आपको बता रहा हूं, हम एक मुकदमा स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन टॉपिक है मेरा आज का।
इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं आपको केवल। उसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है, आदेश नियम क्या है ये तो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो जरा जो मैं स्टेजें बता रहा हूं। एक सिविल केस की, मेरे 10,000 रुपए किसी ने मार लिए, मैं सबसे पहले उसे क्या करूंगा, देख भाई तुझे मैंने 10,000 रुपए फलाना फलाने दिन दिए थे, तूने ये वादा किया था कि मैं इतने परसेंटेज का इस पे ब्याज दूंगा या मैं वापस कर दूंगा, लेकिन तूने आज तक वादा वापस नहीं किया, तू मेरे ये पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं कोर्ट में मुकदमा डालूंगा जिसके हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी तेरी है। अगर ब्याज की कोई रकम है, ब्याज की खोजी कर दो, ये भर के कभी तेरे पे 2% का या 1% का मेरा ब्याज होता है और मेरे पे ब्याज का लाइसेंस भी है, देख ले। तो नोटिस इसलिए दिया जाता है, इससे क्या होता है कि आसानी से बिना मुकदमे के काम चल सके, तो नोटिस दिया जाता है। लेकिन एक और बात है, सरकारी कर्मचारी यदि कोई काम नहीं करते या सरकारी विभाग में आपने किसी से गलती कर दी है किसी ने, तो सरकारी विभाग में को तो सबसे पहले सेक्शन 80 में नोटिस देना बहुत अनिवार्य होता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि नोटिस दे दिया जाए, नोटिस दे दिया जाए और उसकी कॉपी अपने पास रख ली जाए और नोटिस रजिस्टर्ड एडी डाक लगा के भेजा जाए, पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाए, वो भी भारतीय भारतीय डाक विभाग का, वो ऑथेंटिक है, माननीय है, और एक्नॉलेजमेंट लगा के भेजा जाए लेटर को, ताकि सबूत आ जाए कि हाँ भाई सर्विस हो गई। सर्विस के क्या नियम है वो बात की बात है। तो पहली स्टेज है कि नोटिस देना। जब नोटिस के 30 दिन के अंदर भी कोई कार्रवाई हमारा विपक्षी नहीं सुनता है, तो हमारी फिर स्टेजेस आती है, फिर हमें क्या करना होता है, हमें किसी न्यायालय के नाम से एक वाद पत्र बनाना होता है। वाद पत्र के अंदर हमें, वो तो सारी बताऊंगा क्या क्या लिखना होता है, एक वाद पत्र दाखिल करना होता है। वाद पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज लगाने पड़ते हैं, शपथ पत्र लगाना पड़ता है और एक स्टे की प्रार्थना पत्र लगाना पड़ता है, यदि कोई स्टे जरूरी है, अर्थात स्थगन जरूरी है, बहुत खतरा है तो हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेगा, कुछ कर लेगा, तो स्टे की एप्लीकेशन भी लगाई जाती है। तो वाद पत्र जब हम बनाते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन कौन वादी होगा और कौन कौन प्रतिवादी होगा। तो सबसे पहले एक वाद पत्र बनेगा, उसमें कौन प्रतिवादी होगा इसका जिक्र होगा, हमारे लिए हमें मुकदमे डालने का क्या कारण है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्यों डाला हमने, मुकदमा कितनी रुपए की वैल्यू का है, उसकी कोर्ट फीस कितनी है और न्यायालय का जुरिडिक्शन कितना है, और उस वाद पत्र पर दस्तखत करके 2 प्रति में बना के, उसकी एक प्रति मूल और एक प्रति उसकी पार्टी की जिसको हमने प्रतिवादी बनाया, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, जितने प्रतिवादी होंगे उनकी सबकी कॉपी, अर्थात एक मूल कॉपी और वो कॉपी उसके साथ दस्तावेज लगा के, शपथ पत्र लगा के, स्टे का प्रार्थना पत्र लगा के, ये संबंधित न्यायालय का जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसमें जमा कर दिया जाए। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज। जब तक आप इनको नहीं समझोगे तो सीआरपीसी समझना तो बहुत, सीपीसी समझना तो बहुत बड़ी बात की बात है। और देखिए सीपीसी पे जो आप चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी पे चढ़ना है आपको। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को अगर सीढ़ी पे चढ़ने को, जो घुटनों से चलता है, पहले एक सीढ़ी पे चढ़ता है, नहीं चढ़ पाता, नीचे गिर जाता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयत्न करता है, फिर तीसरी पे चढ़ता है, फिर रपट जाता है, फिर चढ़ता है, फिर रपट जाता है। तो क्योंकि आपका दिमाग कोरा है, इतनी जल्दी ये ग्रास्प नहीं कर पाएगा
सीपीसी जैसे विषय को। तो इसलिए वीडियो को सुने, गौर से सुने और ध्यान से सुने, अटेंटिवली सुने, भीड़ भाड़ में ना सुने। तो पहली स्टेज है, वाद के अंदर सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं वो सारी लिखने के बाद वाद को किसी भी न्यायालय की जो जहां पर प्रोसीडिंग्स दाखिल की जाती है, सीधा न्यायालय में नहीं जाता, एक प्रोसीडिंग जिसे बोलते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, जहां वाद इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, उस न्यायालय के उस जगह पर इस वाद को डाल दो। उसके साथ में वो दस्तावेज जिस पे आप रिलाई करते हैं, शपथ पत्र, जो कोर्ट फीस, मुकदमे की सुनवाई की जो फीस नियत है सरकार की कोर्ट फीस एक्ट में, वो कोर्ट फीस और स्टे एप्लीकेशन वगैरह लगी हुई, और प्लस उसके साथ प्रतिवादी के लिए जो कॉपी है वो साथ में लगी हुई, कम से कम 2 कॉपी लगी हुई न्यायालय में, मतलब रजिस्ट्री में दाखिल। इसको आप ये समझो कि आपने ये वाद पत्र को क्रिमिनल तरीके से थोड़ा सा सोचना है कि ये एक आरोप पत्र है या आप जो कहना चाह रहे हो उसका ये आधार है। इसलिए वाद पत्र बहुत सोच समझ के पूरे इंटेलेक्चुअल और एक्सपर्ट के हाथों से बनवाना चाहिए, जिसको बहुत सारे केसेस का व्यक्तिगत अनुभव हो करने का। देखिए, एलएलबी करके सब वकील है, लेकिन कोर्ट का एक्सपीरियंस एक अलग मायने रखता है। वो आपकी बात है कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी जेब की पॉकेट की क्या है। कोई बड़े वकील बड़ी फीस लेते हैं, छोटे वकील छोटी फीस लेते हैं, और वकील छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है, उसकी कद्र करना सीखो। तो सबसे पहले सर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि वाद पत्र, यही वाद पत्र सिविल का एक आरोप पत्र है, क्रिमिनल के लिए यही आरोप पत्र है। क्रिमिनल में, खैर क्रिमिनल में हम लेते ही नहीं, अब तो सिविल की बात चलेगी। ये वाद पत्र आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, हर एंगल से कंप्लीट होना चाहिए, कोई कमी ना छोड़ी जाए और इसे दाखिल करने में कोई जल्दबाजी ना की जाए। जितनी गलती करोगे उतनी नुकसानदायक होगी। अर्थात उस व्यक्ति के द्वारा ये दायर किया जाए जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो सबसे पहली स्टेज है नोटिस, दूसरी स्टेज है वाद पत्र का दाखिल करना। जैसी दाखिल वो हो जाएगा, वो एक रजिस्टर में उतार लिया जाएगा, या सरकार क्या करती है उसका, ये सरकार का काम है, वो उनका इंटरनल मैटर है, वो ऑफिशियल इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते। अगर हम वहां करेंगे तो फिर हम उलझ जाएंगे। तो जैसी बात डाला जाएगा, दाखिल करेंगे आप, ये तीसरी स्टेज हो गई, दाखिल करना तीसरी। चौथी स्टेज हो गई कि ये रजिस्टर कर लिया जाएगा मुकदमा आपका। मुकदमा ही है ना, वाद है, इसे मुकदमा ही कहें, रजिस्टर्ड हो गया मुकदमा। अब क्या होगा, आप जैसी वाद करेंगे, या तो न्यायालय आपसे पूछ सकता है कुछ भी, पेशी ले सकता है आपके वकील साहब की, आपकी भी ले सकता है। फिर वो जज साहब आपको सुनने के बाद में सेटिस्फाई अगर होते हैं, दूसरी पार्टी को समन कर देंगे। समन की जो स्टेजेस होंगी, क्या रजिस्ट्री होगी, क्या एनवलप जाएंगे, क्या तलबाना जाएगा, ये सारी की सारी आपको पता लगनी चाहिए, ये सीपीसी आपको बताएगी। तो दूसरी स्टेज आ गई कि उसको समन चलेगी, उस समन के साथ में कॉपी वगैरह सब आपको भेजनी होगी,
वो जो कॉपी आपने दी है वो समन के साथ में अटैच कर दी जाएगी। वो डाक से या कैसे, ये उसका सिस्टम है, विधि है। डाक से भी हो सकती है, आपको भी दी जा सकती है कि भाई आप ही समन करवा दो, सर्विस कर दो। उसके लिए कमीशन भी नियुक्त हो सकता है। वो सारी स्टेज अलग है, वो अलग बताई जाएंगी। वो आपने कर दी। अब यहां हम वो बताते हैं कि वादी आ गया। अब यहां दो स्थिति होंगी, आप तो कहलाएंगे वादी और दूसरी पार्टी कहलाएगी प्रतिवादी। जब आपका समन चला गया और समन के बाद वो वादी आ गया, प्रतिवादी आ गया, जब प्रतिवादी आ गया तो वो अपना जवाब दाखिल करेगा। तो ये दूसरी स्टेज हो गई। ये मतलब ये समझो चौथी पांचवी जो भी स्टेज, एक अगली स्टेज हो गई। एक तो ये स्थिति है कि वो आ जाता है, एक स्थिति है कि वो नहीं आता। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रतिवादी आपके वाद में नहीं आता, उसकी स्थिति क्या है। एक या दो बार कोर्ट समन भिजवाएगी, उसके बाद अखबार में निकलवा देगी। अखबार में निकलवाने के बाद भी वो नहीं आता है तो एक तरफा सुनवाई की डेट लगाएगी और आपका बयान रिकॉर्ड कर लेगी और आपके मैटर्स को, तथ्य को देखने के बाद जजमेंट या डिग्री, आपके पक्ष में जो भी निर्णय होता है वो आपके पक्ष में कोई आदेश कर दिया जाए। आप उस आदेश के लिए एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे। एग्जीक्यूशन भी स्टेज है, एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे, उसका निष्पादन कर दिया जाएगा। ये एक स्थिति है जब प्रतिवादी नहीं आता। इस प्रतिवादी ना आने की स्थिति को यहीं छोड़ दो। अब क्वेश्चन ये है कि आपने जो मुकदमा डाला था उसमें प्रतिवादी आ गया। आठ मिनट है मेरे पास, 8 मिनट में पूरा क्लियर करता हूं आपको। प्रतिवादी आ गया, प्रतिवादी आ गए, आपके खिलाफ वाद पत्र का जवाब देता है 30 दिन के अंदर। कोर्ट को कुछ पूछना होता है, कुछ सुनवाई करनी होती है, वो आपसे इसके बाद में चालू हो जाती है। और किसी को डेट लेनी होती है तो डेट वगैरह ले लेता है, कम हो देनी है डेटें। अब जब ये होने के लिए हो गया तो अब ये एक स्टेज ये भी खत्म हो गई। अब क्या होता है कि न्यायालय, जैसे फौजदारी मुकदमे पे आप पे आरोप लगते हैं, इसमें आरोप ही समझो, इसको बताते फ्रेमिंग ऑफ इश्यू। इसमें इश्यू फ्रेम होते हैं। न्यायालय दोनों पार्टी से डिस्कस करने के बाद मामले को ये डिसाइड करती है कि इस मामले में हमें किस किस वाद बिंदु होंगे, अर्थात किन बातों पर वाद है और किन किन को एविडेंस के मार्फत से कौन सिद्ध करेगा। तो ये डिसाइड किया जाता है कौन वाद को, कौन से बिंदु को कौन सिद्ध करेगा और कौन से बिंदु को कौन सिद्ध करेगा। इसमें यदि कोर्ट फीस वगैरह का कोई इशू है, जुरिडिक्शन न्यायालय का नहीं है, इसका कोई इशू है तो इसी स्टेज पर उठा देना चाहिए। वाद पत्र की स्टेज पर ही उठा देना चाहिए। ये स्टेज जैसी गुरुजी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, इशू फ्रेम हो जाएंगी, आप अपनी अपनी गवाहियां देनी चालू कर दो। न्यायालय उन गवाहों को बुलाएगा, गवाहों की गवाहियां लेगा। इसी के बीच में कोई डॉक्यूमेंट लेना है, देना है, तो उसकी डिस्कवरी वगैरह के लिए भी न्यायालय में प्रोसीडिंग्स इस बीच में चल सकती है। गवाहों पे समन चले जाएंगे, पार्टीज पे समन चले जाएंगे, एग्जामिनेशन चीफ हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा और री एग्जामिनेशन वगैरह जो होना हो जाएगा।
ये आ गई स्टेज। अब आपकी हो जाएगी बहस। बहस में या तो निर्णय आपके पक्ष में हो जाएगा जिनने दावा डाला है, या प्रतिवादी के पक्ष में हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपील का मौका है, आप अपील में चले जाएं। जब अपीलें वगैरह सब खारिज हो जाएंगी और डिसाइड हो जाएगा, फाइनली डिसाइड हो जाएगा, अर्थात पूर्ण रूपेण मामला डिक्री हो जाएगा या निर्णय हो जाएगा। आप अभी निर्णय डिक्री पे मत जाओ, अभी पहले निर्णय को ही समझ लो। निर्णय फाइनल हो गया, अब आपके राइट सारे खत्म हो गए। जो रेमेडी जानी थी, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था, हाई कोर्ट जाना था, फर्स्ट अपील करनी थी, सेकंड अपील करनी, सब खत्म हो गया। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। जो ऑर्डर किया गया है, लोअर कोर्ट ने किया था, उसको इंप्लीमेंट करा दिया जाए। वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करा दिया जाएगा, पुलिस फोर्स ले ली जाएगी अगर जरूरत है तो, अदरवाइज नहीं। और उसका निष्पादन हो जाएगा और रिकवरी हो जाएगी। दीज आर द स्टेजेस ऑफ सिविल सूट्स। इसी के बीच में रिवीजन भी है, रेफरेंसेस भी हैं, इनहेरेंट पावर्स भी हैं। वो सब समय समय पे सीआरपीसी आपको डिफाइन करेगी। ये स्टेजेस हैं, इन सब के लिए ही सीपीसी ने ऑर्डर डिसाइड किए हैं और धाराएं डिसाइड की हैं। अब जरा सा यहीं पर आपको रोक कर लोग परेशान होते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, कुछ नहीं ऑर्डर। ये मैंने आपको स्टेजेस बताई ना, ये ऑर्डर्स आर द स्टेजेस ऑफ ए केस। ऑर्डर आर नथिंग एक्सेप्ट स्टेजेस ऑफ केस। किस स्टेज के लिए, हर स्टेज के लिए ऑर्डर दे रखा है और उस ऑर्डर से संबंधित नियम है। जब तुम्हें सीपीसी की स्टडी करनी है तो आपको ऑर्डर और सेक्शन की स्टडी एक साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि ऑर्डर एक जगह पढ़ो और सेक्शन अलग पढ़ो, नहीं। जिस समय ऑर्डर की स्टडी कर रहे हो उसी समय सेक्शन की स्टडी करो। उन सेक्शनों को ऐसे मत पढ़ो तोते की तरह। जिस ऑर्डर के साथ जो नियम लगता है वो लगाओ। अब जरा से मैं ऑर्डर पे बात करता हूं। मिनट है, हाँ 3 मिनट। टोटल 51 ऑर्डर है और मैंने जो आपको स्टेजेस बताई वो 31 स्टेजेस बताई हैं। हर स्टेज के लिए ऑर्डर है और सेक्शन उसी से संबंधित है। सेक्शन कोई विशेष बात थोड़ी ना कहता है, उसी से संबंधित है। तो इसमें ऑर्डर तो है 51, एक आध फालतू भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है मेरा, और सेक्शन 158 सीपीसी में। इन सब को मैं आपको साथ साथ टीच करूंगा। इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी होगा। मैं रिटायर हूं गवर्नमेंट जॉब से, तो मैंने सोचा कि यार जो सीखा है वो कुछ बता ही दूं। सरकार पेंशन तो दे ही रही है, खर्चा तो रोटी चली रही है, तो क्यों ना अब परोपकार ही कर लिया जाए। जिंदगी भर तो कमाने का धंधा करते रहे, नौकरी करी, तो परोपकार कर लिया जाए थोड़ा सा। तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी आएगा साथ में आपके। अब जरा से मैं समझा दूं आपको, अभी और भी 2 मिनट है, कोई बात नहीं, 2 मिनट फालतू हो जाएगा लेक्चर, क्या फर्क पड़ रहा है। अब जैसे सबसे पहले हम वाद पत्र की बात ही करते हैं। अब हमें वाद पत्र ड्राफ्ट करना है, तो तुम वाद पत्र याद ही मत करो, तुम याद करो आदेश नंबर 1। वाद पत्र कैसे तैयार करना है उसके बारे में सारे नियम यो बताएगा। यो नाम समझो आदेश को, जैसे टॉपिक का नाम है ये, और जब तुम इसे आदेश 1 जैसी याद करेंगे
देखो 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 ये सर, जैसे आप याद करते हो राम, तो आपको किसकी याद आती है? भगवान राम के नाम से याद आती है। लेकिन आप करते हो राजेश, तो आपको अपने दोस्त की याद आती है। पिताजी को याद करते हो, पिताजी के नाम से पिताजी की याद आती है। तो आप इन आदेशों को इस नाम से याद करो कि आदेश नंबर 1 वाद के पक्षकारों के से संबंधित है, अर्थात किसी मुकदमे में किस किस व्यक्ति को पार्टी बनाना है। नंबर 1। आदेश 2, इसी आदेश के अंदर नियम है 1 से 13 तक। पहले वाले में किस किस को पार्टी बनाना है, कौन कौन पार्टी बनाना है, किस तरीके से पार्टी बनाना है, कौन पार्टी हो सकता है, कौन पार्टी नहीं हो सकता, कितने प्रतिवादी हो सकते हैं, किन किन प्रतिवादियों को एक साथ लाया जा सकता, किन किन को नहीं लाया जा सकता, क्या कई वादी एक जगह हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा, फ्रेम ऑफ सूट, जैसे कि भाई वाद कोई ऐसा तो नहीं कि पहले भी मुकदमे डल चुके हैं इस तरीके के और अब दूसरे मुकदमे भी डल रहे हैं इस तरीके के, नहीं। कितने वाद होने हैं, कौन सा वाद है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, इसके लिए आदेश 2 बताता है। इसके अंदर हम वादों की बहुलता रुक जाए, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो जाए, फर्दर लिटिगेशन रोका जा सके, रेस जुडिकेटा वगैरह, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। ऑर्डर 3, किसको वकील रख सकेंगे, कौन आपका एजेंट होगा, ये तीसरे ऑर्डर में ये सारी नियम बता देगा ये। चौथा, जैसे मैंने बताया कि वाद दाखिल करेंगे, वाद दाखिल करने से क्या नियम होगा, कितनी प्रतिलिपि देनी है, किस किस की देनी है, तलवाना क्या देना है, वो ऑर्डर 4 बता देगा आपको। पांचवा, समन किस तरीके से सर्विस कराए जाएंगे, समन कैसे तामील होंगे, उसके क्या मेथड होंगे, वो ये आदेश 5 बता देगा आपको। इस तरीके से ये आदेश आपको ये बताते चलेंगे कि ये हैं। इन आदेशों में जो नियम दिए उन नियमों को याद करना है। आज के लिए इतना ही समझो। देखो, कदम दर कदम चलोगे, सुनोगे तो बढ़ जाओगे सीढ़ी पर। और एक और बताता हूं, सुनने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से ही सीखा जा सकता है। लेकिन अगर ये भी आपने जहन में बिठा लिया, जैसे मैं बताना चालू कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं आपको सीढ़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप ऊपर की मंजिल पर जरूर जाओगे। नमस्कार, जय हिंद।